जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जिसको सुन के आप थर्रा जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, आप पागल हो सकते हैं। तो आप अपने आसपास कोई भी चीज़ पकड़ के रखिएगा, ये कहानी सुनने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम था आशु। आशु क्लास 7th में था, 12-13 साल का होगा। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही थी, मस्त चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माँ उसके बाप को ये फिक्र थी कि उसका बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है, उसका बच्चा किसी ऐसे संगत में तो नहीं पड़ रहा है जिससे उसका बच्चा बिगड़। आशु के पापा को यकीन नहीं था कि उसका बच्चा सही संगत है। उनको लगता था कि ये बिगड़ ना जाए, उनको लगता था कि अभी ये गर्मी की छुट्टी आने वाली है, आशु उन दोस्तों के साथ कहीं बाहर ना जाने लगे। कहीं ना कहीं उन दोस्तों के बारे में आशु के पापा ने ये सुन रखा था कि वो लड़के अच्छे नहीं हैं। आशु के पापा के मन में ये डर था कि उनके साथ साथ कहीं आशु भी ना बिगड़ जाए। लेकिन आशु के पापा को ये डर सताया जा रहा था। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी से बात कर लेता हूँ। बात करने के बाद उन दोनों ने आपस में बात किया तो उन दोनों ने फैसला किया। उन्होंने सोचा कि लड़का जब तक बिगड़ ना जाए, इससे अच्छा है इस लड़के को कहीं ऐसे लगा दो कि टाइम वेस्ट ना करे, उन लफंगों के साथ घूमे ना। आशु के पापा और आशु की मम्मी ने आपस में बात की। फिर आशु के पापा के दिमाग में आया कि उनका दोस्त का एक क्लिनिक है, क्यों ना आशु को हम उसी क्लिनिक में डलवा दें। आशु के पापा ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उनसे बोला कि भाई साहब, आशु को जब तक गर्मी की छुट्टी हो रही है तब तक आप इसी क्लिनिक में रखिए, कुछ सिखाइए उखाइए, उसके बाद गर्मी की छुट्टी के बाद हम इस बच्चे का एडमिशन कहीं और करवा देंगे। आशु के पापा ने सोचा कि चीज़ें भी सीखेगा, नॉलेज भी उसकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आशु के पापा के दोस्त ने भी बोल दिया ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, जब तक गर्मी की छुट्टी है तब तक कर रहे दो इसको। और इसी के साथ साथ आशु को क्लिनिक में भेज दिया गया। आशु जैसे तैसे अंकल के क्लिनिक पे जाने लगा, वहीं पे वो रहने लगा। वो कहीं ना कहीं अंकल के सारे कामों में हाथ बटाता था। कहीं ना कहीं ये जो ग्लूकोज का बॉटल का ड्रिप होता है, ये सब लगाना वगाना, मरीज को पकड़ना संभालना। बच्चा छोटा था लेकिन काम करता था। कहीं ना कहीं वो अंकल के कामों में अपना हाथ बटाता। आशु को काम करते करते 15 से 20 दिन बीत गए, चीज़ें सेट हो गया। कहीं ना कहीं आशु को काम समझ में आने लगा। कहीं ना कहीं आशु को काम करते करते मजा आने लगा, क्योंकि अंकल को भी भरोसा होने लगा कि आशु अब समझदार हो गया, काम करने लगा। आशु पे तो अंकल का इतना भरोसा हो गया था कि आशु को वो रात बिरात कहीं भी क्लिनिक पे वो छोड़ देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रात में हॉस्पिटल में पेशेंट आते रहते हैं तो किसी ना किसी को होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी कोई पेशेंट आता था तो आशु कहीं ना कहीं अपने अंकल को फ़ोन करके सारी बातें बताता था और हॉस्पिटल की देखभाल भी करता था। कोई पेशेंट आता था तो आशु अंकल को फ़ोन करता था और अंकल उसको बता देते थे कि बेटा कैसे कैसे बात करना है, कैसे कैसे मरीज से बात करना है और क्या करना है। तभी वैसे आशु बात करता था और पेशेंट को बता के समझा के भेज देता था, या दवा जो भी हो वो दे देता। ऐसा आशु को करते करते तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो गए। अंकल को विश्वास हो गया और अंकल अब बाहर जाने लगे फ्री होकर। ऐसे एक दिन की बात, आशु हॉस्पिटल में अकेला। किसी दिन अंकल को किसी काम के लिए बाहर जाना था, उन्होंने रोज़ की तरह आशु को छोड़ दिया। अंकल तो काम में अपने चले गए, लेकिन उस दिन पेशेंट कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। पेशेंट पे पेशेंट आए जा रहे थे और आशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अंकल भी कर भी क्या सकते थे, क्योंकि काम भी उनका बहुत ज़रूरी था। वो दिन पेशेंट आते गए, आशु क्लिनिक में अकेला था। ऐसे करते करते दिन तो किसी तरह निकल गया, रात हो गई। रात के तकरीबन 12 बजे आशु क्या नोटिस करता है कि एक आदमी भागता हुआ अपनी पत्नी को गोद में उठाकर क्लिनिक की तरफ आ रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया। आशु भागता हुआ उस मरीज के पास पहुंचा तो मरीज बोला कि बेटा, क्योंकि आशु छोटा भी था तो मरीज बोला, बेटा कोई डॉक्टर नहीं है क्या, देखो मेरी पत्नी को क्या हो गया है, इसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। आशु ने भी जैसे चेक किया, आशु को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि इसका शरीर इतना ठंडा कैसे हो गया। आशु जैसे उसकी नब्ज पकड़ता है तो देखता है, वो हैरान रह जाता है कि उसकी नब्ज बहुत स्लो चल रही है। आशु डर जाता है। आशु डर के तुरंत अपने अंकल को फ़ोन लगाता है। अंकल बोलते हैं कि बेटा तू ड्रिप लगा दे और जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा करते रहना, क्योंकि मैं आ नहीं सकता, मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, मैं आ तो नहीं पाऊँगा।
गांव में वही एकमात्र क्लिनिक था और कोई क्लिनिक नहीं था। आसपास चारों तरफ कहीं भी दूर दूर तक कोई क्लिनिक था ही, दूर दूर तक कोई क्लिनिक नहीं होने की वजह से वो पति अपनी पत्नी को कहीं लेके जा भी नहीं सकता था। तभी क्या करता है कि आशु उसकी पत्नी को एक बेड पे लिटा देता है और जैसे ही वो ड्रिप लगाता है तो पत्नी उसकी जो थी बहुत देर से उसने आंखें नहीं खोला था। अचानक से वो अपनी आंखें खोलती है और आशु को घूर घूर के देखने लगती। आशु डर जाता, आशु डर डर के बोलता है कि मुझे ड्रिप तो अपना लगाने दो। वो महिला तेज तेज से बोलने लगती है अचानक से कि तू बच्चा होके मेरा ड्रिप लगाएगा, तू बच्चा होके मेरा इलाज करेगा, तेरा दिमाग तो सही है। और पता नहीं किस लैंग्वेज में बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। उसका जो पति था वो सामने ही खड़ा था। आशु ये सोच के हैरान था कि आखिर इतनी बदतमीजी से ये बात कर रही है, उसका पति बोल क्यों नहीं रहा है कुछ। और उसका पति ये हैरान था एक्टिविटी इतना, ये पता नहीं कहाँ की लैंग्वेज उसकी पत्नी क्यों बोल रही है अचानक, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आशु भी परेशान, उसका पति भी परेशान। जैसे तैसे बहला फुसला कर आशु डर डर कर उसकी पत्नी को ड्रिप लगाया। ड्रिप लगाए 5 ही मिनट हुए थे, मतलब ड्रिप लगाने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ड्रिप लगाने से पहले आशु बोलता है उसके पति से, चलिए बाहर बैठते हैं, बात करते हैं, इनको ग्लूकोज चढ़ जाने दीजिए। ऐसे ही ये दोनों बाहर जाते हैं। तकरीबन 5 ही मिनट हुआ होगा कि उस रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आशु और उसका पति जो बाहर केबिन के पास बैठे हुए थे आराम से कि अभी ग्लूकोज लग जाएगा फिर चलेंगे। जैसे ही उस कमरे से गिरने की आवाज़ आती है जिस कमरे में उस महिला को एडमिट किया गया था, आशु तेज से दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। आशु जैसे तेज से दौड़ के उस कमरे के पास पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पे तो खून गिरा हुआ था, वहां पे ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। आशु काफी डर जाता है। आशु डर के तो ऊपर ग्लूकोज के बोतल को देखता है तो देखता क्या है, बोतल खाली है पूरा। डर के उस औरत को जैसे देखता है तो क्या देखता है कि औरत के ऊपर, औरत के मुंह में पूरा खून लगा हुआ है। आशु काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चिल्लाते चिल्लाते वो औरत से पूछता है कि बोतल कहाँ गई, ग्लूकोज का बोतल कहाँ गया और ये क्या है ये सब। ये आशु बोलता है, वो औरत कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती है, उसे हंसने लगता है, तेज से हंसने लगता है। तभी उसका पति आशु के पास आ जाता है और उसको खींच के जबरदस्ती बाहर लेके जाता है। बोलता है कि भाई देखो, मेरी पत्नी ऐसे 2-3 दिनों से कर रही है और ऐसा करते करते अचानक से वो गिर जाती है, आंखें बंद हो जाती है और आंखें नहीं खोलती। मुझे नहीं पता कि ऐसा वो क्यों करती है। उसका पति आशु से बोलता है कि देखो बेटा, मामला बहुत सीरियस है, तुम इलाज नहीं कर पाओ, अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर है तो उस डॉक्टर को बताओ। आशु फिर से बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए वो अपनी अंकल को फ़ोन लगाता है। नंबर डायल नहीं कर पा रहा था क्योंकि आशु बहुत घबरा चुका था। फिर भी किसी तरह वो अपने अंकल को फ़ोन करता है तो अंकल क्या बोलते हैं कि बेटा देखो, मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, जो मैंने बॉटल दिया था उस बॉटल का क्या हुआ। तो बोलता है कि अंकल मुझे कुछ समझ में नहीं, बॉटल लगाया था वो अचानक से खाली हो गई, कुछ गिरने की आवाज़ आई, वो औरत बहुत तेज तेज से हंस रही थी, उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। अंकल भी कुछ पका सा जाते हैं, लेकिन अंकल सोचते हैं कि हो सकता है इसको बुखार हुआ हो, बुखार होने की वजह से फिर जल्दी से ये बॉटल खाली हो गया होगा। तो उससे आशु से बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम एक बार फिर से वो ड्रिप लगाओ, वो गलतफहमी होगी, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है, भूत प्रेत वाला ऐसा कुछ मामला नहीं है। आप ऐसा करो, वो ड्रिप फिर से लगाओ, ग्लूकोज का बोतल उसको फिर से चढ़ाओ, बुखार होने की वजह से वो ऐसी ऐसी हरकत कर रही है। आशु कहता है कि अंकल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक बार। आशु डर के उस औरत के पास जाता है, बोलता है कि देखिए प्लीज़ लेट जाइए। आशु उसके चेहरे की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि उसका खून सारा कुछ बुझा हुआ था। खून कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशु उससे बोलता है कि आप लेट जाइए, आपको ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही वो औरत से बोलता है, औरत तो फिर से मना करती है कि नहीं नहीं, तुम मेरा इलाज नहीं कर पाओगे और ये ड्रिप मत लगाओ। आशु और उसका हस्बैंड किसी तरह पहला फुसला कर उस औरत को लिटाते हैं, ड्रिप लगाते हैं। इस बार आशु क्या सोचता है कि मैं बैठा रहूँगा, मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, देखता हूँ कि क्या होता है। हिम्मत करके तो बैठ जाता है और देखते रहता है। चढ़ते चढ़ते आधा बॉटल ड्रिप में चढ़ गया। चढ़ते चढ़ते उस महिला को आधा बॉटल ग्लूकोज चढ़ चुका था। अभी आशु को हल्की सी झपकी आने लगी। रात काफ़ी भी हो चुकी थी तो आशु को हल्की सी झपकी आने लगी। आशु क्या बोलता है
कि मैं थोड़ा सा मुंह धुल। अभी आशु सोचता है कि नहीं मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि आखिर होता क्या है। तभी वो औरत को देखता है तो औरत सो रही होती है, तो सोचता है चलो भाई ये भी सो गई है तो मैं क्यों ना वॉशरूम से आता हूँ फिर बैठता हूँ। तो आशु वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम में उसका पति भी वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। ये दोनों जैसे ही फ्रेश हो रहे थे, फिर उसी रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जैसे ही दोबारा आवाज़ इतनी लाउड तरीके से होती है ना, मतलब होता है कि अचानक कुछ गिरने का आवाज़ आया हो धाम से। फिर आशु और उसका पति भागते हुए उस औरत को देखने के लिए जाते हैं। उस कमरे में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि वो औरत खड़ी है, उसके हाथ में वो ग्लूकोज का बॉटल है और उसमें खून भरा हुआ है। आशु बोलता है कि आप क्या कर रही हैं। जैसे तैसे करके आशु उस बॉटल को नीचे गिरा देता है। आशु जैसे ही पूछता है कि आखिर क्या हुआ है तुमको, पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या हो रहा है, ये खून कहाँ से आया। वो औरत कुछ बोलती नहीं है। वो औरत केवल जोर जोर से हंसने लगती है और पलंग के नीचे से बैठ के आशु को ऐसे देखने लगती है, आंखें बड़े बड़े करके ऐसे देखने लगती है। और आशु को वो बोलती है, लगता है कि आशु का भी वो जो उसने खून हाथ में लिया था ना, लगता है कि उसका खून उसके सर पे चढ़ गया और वो आशु का खून कर दिया, आशु को मार देगी। ऐसे देख रही है, डरा डरा के देख रही है। भागते भागते उसका पति पीछे से आ रहा था। पीछे से पति जैसे ही वहां पे पहुंचा, ये मंजर देखते ही वो पूरी की तरीके से स्पीचलेस हो जाता है। जब उसका पति स्पीचलेस हो जाता है तो आशु तो बच्चा था, आशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशु जैसे तैसे करके खड़ा होता है और अपने भागते हुए अपने अंकल को तुरंत फोन लगाता है और बोलता है कि हेलो हेलो अंकल अंकल। समझ में नहीं आता उसको। वो बोलता है अंकल 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 ये मैटर अलग है, ये मैटर ये डॉक्टर का मैटर नहीं है अंकल। अंकल उसके समझ जाते हैं, अंकल को लगता है कुछ तो गलत। अंकल बोलते हैं कि बेटा देख, पानी पी, रुक, आराम से बात कर, सांस ले, पहले सांस ले और उसके पति से जाके बोल कि अपनी पत्नी को लेके जाइए, अभी डॉक्टर नहीं है, आप सुबह आइए, सुबह इलाज होगा। जैसे तैसे करके उसके पति के पास जाता है, उसको नॉर्मल तरीके से समझाता है, उसको प्यार से समझाता है। बोलता है देखिए अंकल आप यहाँ से अपनी पत्नी को अपने घर पे लेके जाइए। अभी क्या है ना कि आपकी जो पत्नी है उनके सर पे बुखार चढ़ गया है, फीवर चढ़ने की वजह से ये हरकत कर रही है। ऐसे ऐसे करके आप अपनी पत्नी को घर पे लेके जाइए और कोई आपके पास जो वहाँ बुखार का टेबलेट होगा, कोई नॉर्मल सा टेबलेट होगा, वो दे दीजिए। आशु को लगता था कि उसका पति तो ठीक है, उसकी पत्नी में ही कुछ गड़बड़ है। अभी क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे आशु का दिमाग खराब, मतलब कुछ ऐसी चीज़। उसका पति जो सुनता है तो बोलता है ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ। वो दौड़ते हुए जाता है और पता नहीं कहाँ से उसकी पति के मुंह पे भी खून लग जाता है। बॉटल में खून, उसकी हस्बैंड पे पूरा खून, उसकी वाइफ के मुंह में खून, मतलब चारों तरफ खून ही खून। अचानक से वो अपनी पत्नी से कुछ कान में जाके बोलता है। जैसे ही कान में जाके वो कुछ ना कुछ बोलता है, उसकी पत्नी पता बोलती है हाँ ठीक है ठीक। दोनों उठते हैं और दौड़ के बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही उसका हस्बैंड उसकी पत्नी को बाइक पे बैठाता है और लेके चला जाता है। आशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। आशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं समझ में आ रहा था कि कल अभी वो बंदा आया था, अपनी पत्नी को गोद में उठा कर लाया था, जैसे उसकी पत्नी मरने वाली है, नब्ज नहीं चल रही है, बहुत बीमार सी है। अभी उसने ऐसा क्या कान में बोल दिया कि वो दोनों दौड़ते चले गए। मतलब आशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशु ने क्या किया, उन दोनों के जाने के बाद जैसे तैसे डर के क्लिनिक बंद किया, अपने घर गया और कल का इंतजार करने लगा। जैसे तैसे सुबह होती है, सुबह होते ही आशु क्लिनिक में आता है। इतना सुबह आशु कभी क्लिनिक में नहीं आता है जितना सुबह आज आया है। आशु आता है, उसके अंकल आते हैं, दोनों बात करते हैं और करने लगते हैं उन दोनों का इंतज़ार कि अच्छा वो दोनों आएंगे। लेकिन क्या होता है कि वो दोनों नहीं आते हैं। वो दोनों इंतज़ार करते करते, ये सब इंतज़ार करते रहते, वो दोनों आते ही नहीं। फिर अंकल सोचते हैं कि अरे चलो कोई होगा, ऐसे आ गया होगा। अंकल फिर से अपने घर में चले जाते हैं। आशु क्या करता है, वही तकरीबन अंकल 9 साढ़े 9 तक निकल जाते हैं। अंकल तो चले गए, आशु चुपचाप बैठा रहता है। फिर बजते हैं 12 बजते ही आशु को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो वो देखना नहीं चाहता था। वो दोनों फिर से आते हैं 12 बजे के आसपास।
लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार कुछ ऐसा था कि वो इस बार गोदी में नहीं लेके आया, उसकी पत्नी खुद दौड़ते दौड़ते आती है और उस रूम में जहाँ पे वो पहले लेटी हुई थी वहीं पे जाके बेड पे लेट जाता। बोलता है उसके हस्बैंड से कि क्या अंकल हुआ क्या, अभी आंटी ठीक नहीं हुई क्या। अंकल बोलता है कि बेटा वो तो ठीक थी, सुबह तक ठीक थी, अचानक से रात में फिर से उसका नब्ज फिर से रुक गया। फिर क्या होता है कि वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है वो फिर से ऐसे चलने लगती है। फिर मैं सोचता हूँ कि जब इतना दूर आ ही गया हूँ तो क्यों ना हॉस्पिटल में लेके चलूँ, हो सकता है डॉक्टर साहब को दिखा दो। ऐसा उसके हस्बैंड बोलते हैं। आशु उसका हस्बैंड बोलता है कि एक काम करो, आप डॉक्टर को बुलाओ। बेटा तुम मैटर को नहीं समझ रहे हो, तुम डॉक्टर को बुलाओ। तो आशु बोलता है कि आप दिन में क्यों नहीं आते, आप टाइम पे क्यों नहीं आते, आप रात में क्यों आते हैं जब वो अंकल चले जाते हैं। तो बोलता है बेटा एक बार आप कॉल करो, अंकल को बोलो कि वो लोग फिर से आए हैं, अंकल देखते हैं क्या कहते हैं। आशु फोन उठाता है, अंकल को कॉल करता है। अंकल जैसे ही सुनते हैं कि वो दोनों फिर से आ गए, अंकल बोलते हैं कि आशु सुन, मेरा बात ध्यान से सुन, उस महिला को जा, फिर से वही ग्लूकोज की बोतल लगा, फिर से वही ड्रिप लगा और ले जाके वहीं पर लेटा। आशु बोलता है कि इस बार अंकल वो पहले से वही लेटी हुई है, बस ड्रिप लगाना बाकी है, ड्रिप में जाके किसी तरह लगा देता। आशु के अंकल बोलते हैं कि ड्रिप तो लगा, मैं निकल रहा हूँ। अगर वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करे, बगल में वहीं कहीं झाड़ू पड़ी होगी, झाड़ू उठा के उसके मुंह पे मारना, वो चुप हो जाए। आशु सोचते हैं अंकल तो मेरे डॉक्टर थे, लेकिन ये अंकल क्या बोल रहे हैं, अंकल तो मेरे डॉक्टर थे, या अंकल ऐसी ऐसी हरकत क्यों करने को बोल रहे हैं। फिर वो सोचा चलिए कुछ नहीं, अगर होता है तो मैं करके देख लेता हूँ। वो जाता है ड्रिप लगाने के लिए और अंकल उधर से निकल रहते हैं हॉस्पिटल आने के लिए। आशु जैसे ही महिला के पास पहुँचता है, लेकिन इस बार कुछ बातें अलग थी, चीज़ें अलग थी। वो महिला अपने आप हंसते हंसते ड्रिप लगवा लेती है, बोलती बेटा आ गए तो ड्रिप लगा दो। आशु बोलता है ये क्या हुआ, कल तो ये कैसी हरकत कर रही थी, आज ये कैसी कर रही है, पागल हो गई है क्या ये। आशु बोलता है चलो मैं ड्रिप लगा देता हूँ। ड्रिप लगाने के बाद आशु वहीं खड़ा रहता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट वहाँ खड़ा रहता है। सोचता है कि मैं देखूंगा कि होता क्या है। 5 मिनट तक वो देखता है, औरत हंस रही है, ड्रिप लग रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उसका हस्बैंड भी खड़ा है, वो भी देख रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जैसे पेशेंट के साथ चलता है। आशु खड़े खड़े सोचता है कि अंकल को आने दो, अंकल इन दोनों को ठीक करेंगे। तभी क्या है कि आशु और उसका हस्बैंड सब कुछ सही चल रहा था, बाहर जा गया उस काम के लिए। आशु बाहर गया, जैसे ही बाहर गया अचानक से ही उसको फिर से कुछ गिरने की आवाज आती है, ठम, अचानक से ठम ठम करके आवाज आती है। आशु फिर से सकपका जाता है। आशु बोलते हैं क्या है। आशु और उसका हस्बैंड भाग के आने के बाद जैसे ही वहां पे पहुंचे तो क्या देखता है कि वो औरत खड़ी है और हंस रही है। अजीबोगरीब हंस रही है। औरत के हंसने से आशु को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आशु ने क्या किया, आशु बोलता है मैं देखता हूँ ये खून कहाँ से आया। वो देखता है कि वो जो ड्रिप होता है ना, यहाँ ड्रिप लगता है, ड्रिप लग रहा है, लेकिन ड्रिप से खून उल्टा जा रहा है, खून उल्टा उसके बॉटल में जा रहा है और वो बॉटल खून पी रही है। वो औरत बॉटल का खून पी रही है, पीते पीते वो हंस रही है। आशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने अगल बगल कुछ नहीं देखा, वो दौड़ा, झाड़ू उठाया और झाड़ू उठा के धम से मारा उसके मुंह पे। औरत तुरंत से लेट गई, मुंह के बल तुरंत लेट गई औरत। आशु जैसे ही मारता है औरत लेट जाती है, सुधर जाता है। आशु पूछता है क्या हो गया भाई, झाड़ू से कोई मर सकता है क्या। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि औरत एकदम से बेहोश हो गई। उसका पति भी सोच रहा था कि अचानक क्या हो गया। अभी क्या होता है कि डॉक्टर अंकल जैसे ही आते हैं बोलते हैं क्या हुआ भाई, क्या कैसे, जैसे हर कोई बोलता है कि कैसा है मरीज, कैसा क्या है। तो ये देखते हैं कि वो मैटर तो संगीन है, मैटर गड़बड़ है। बोलते हैं आशु से बेटा देख ये हम डॉक्टर का मैटर नहीं है, तो एक काम कर, इस औरत को उठा, मेरी बाइक पर बैठा, तू पीछे बैठ और उसके हस्बैंड से बोल अपनी बाइक से मेरे साथ चल। वो लोग वहाँ से फुल स्पीड में बाइक से दोनों लेके निकलते हैं, फुल स्पीड वहाँ से लेके तकरीबन वहाँ से 18 किलोमीटर दूर एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुँचते हैं, जिसकी उम्र तकरीबन वही होगी 95 ईयर्स, 95 साल की। ठीक है, उसके सामने पहुँचते हैं, उसको सारा मैटर बताते हैं। वो बोलता है कि इस औरत को मेरे सामने बैठा। उस औरत को वो बुजुर्ग आदमी अपने सामने बैठाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, उठाता है कुछ चावल और उसके मुंह पे धम से मारता है। जैसे ही उसके मुंह पे मारता है, औरत सीधे के सीधे जमीन पे एकदम से लेट जाती है।
और वो आदमी से बोलता है कि भाई वो नॉर्मल नहीं है, इसके ऊपर चुड़ैल आ गई है। इसके ऊपर चुड़ैल आ गई है। ये कहीं घूमने गई थी क्या, सेंट ऑन लगा के किसी के साथ घूमने गई थी क्या? उसका हस्बैंड बोलता है हाँ वो तो घूमने गई थी। बोलते हैं कि क्या कहीं गए थे घूमने के लिए? उसका हस्बैंड बोलता है हाँ 4-5 दिनों की बात है, मैं शादी में गया था रिलेशन में, सब औरतें भी मेरे साथ, हम सब एक साथ जा रहे थे एक बरगद के नीचे, तो वहीं से गुजरे थे। तो बाबा बोलते हैं, मतलब जो बाबा थे वो पूछते हैं कि क्या कहीं किसी बरगद के नीचे से गुजरे हो क्या? बोलते हैं हाँ एक बरगद पड़ता था, वहीं पड़ा था रिलेशन में, उसी के साथ हम लोग, उसी के नीचे से हम लोग निकले। बाबा बोलता है क्या ना, इसे बाल खोल के परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के गई थी। कहते हैं कि इसका बाल उसको बहुत पसंद आया और ये ऐसे छोड़ेगी नहीं, ये नॉर्मल हो जाएगी, ये ऐसे छोड़ेगी नहीं। अगर आप लोग एक काम करिए, घर पे जाइए, बोलते हैं कि इसको घर पे ले जाइए, आप इसको घर पे ले जाइए, जो भी आप कुल देवता जिसको भी आप मानते हैं उसकी पूजा अर्चना कीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। वो इतना बोलते ही हैं कि वो औरत खड़ी होती है, कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप अपने हस्बैंड के पास जाती है, हस्बैंड उसका बाइक पे बैठाता है, दोनों निकल जाते हैं। आंसू डर जाता है। आंसू के दिमाग में, आंसू तो बेचारा छोटा सा था, उसके दिमाग में बहुत सारा ये सब बातें चलने लगती है। वो डर जाता है, इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें देखना, वो डर जाता है, वो परेशान हो जाता है। वो घर पे आता है, अपने पापा से बोलता है कि पापा देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अब मत भेजिए। वो अपनी सारी बातें अपने पापा को बताता है। पापा उसको बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो ठीक है बेटा तू मत जा। पापा ने भी आशु को मना कर देते हैं। आशु रोने लगता है, बोलता है पापा मैं नहीं जाऊँगा, अब मुझे नहीं जाना है, मुझे कहीं और भेज दीजिएगा, वहाँ मत भेजिए। उसके पापा भी मना कर देते ठीक है बेटा मत जाना। फिर कभी आशु लौट के उस क्लिनिक पे नहीं जाता है, फिर कभी ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं होती है, अभी भी उसके साथ ही नहीं होती है। देखिए एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है। अगर इस कहानी से आप लोग को थोड़ा भी मनोरंजन, थोड़ा भी सीख मिला होगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस संसार में कुछ ना कुछ होता ही है। अगर भगवान हैं तो भूत भी होंगे, और अगर भूत हैं तो भगवान जी। मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों का। अगर सत्य है तो झूठ भी है, अगर सही है तो गलत है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिएगा, और जैसी भी कहानी सुनना होगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं चलता हूँ।